नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट क्लासेस केवल एग्जाम पर। साथियों, हम लोग अभी उत्तर प्रदेश पीसीएस, एमपी पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस आदि एग्जाम में पूछे जाने वाले पेपर 1 के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक है मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल के समय 200 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी तक माना जाता है, यानी कि 500 साल तक का समय। तो आइए आज के ये जो टॉपिक है, जो मेन फॉर प्री दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए आज के डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं मौर्योत्तर काल के बारे में। अनेक विद्वानों ने मौर्योत्तर काल को अंधकार का युग कहा है। क्यों कहा है, जान लेते हैं। अंधकार का युग क्यों कहा है? इसमें स्रोतों की कमी एवं दो साम्राज्य के बीच अवसान का काल है। पहली बार मौर्योत्तर काल में लेखयुक्त सिक्के प्राप्त होते हैं। इस काल में पूर्वी भारत, मध्य भारत एवं दक्कन में स्थानीय राजवंशों का उदय हुआ था। इसमें है सबसे पहले शुंग वंश, दूसरा है कण्व वंश, तीसरा है सातवाहन वंश। उत्तर पश्चिम भारत में मध्य एशिया के कुछ विदेशी राजवंश आए हैं, जो हैं इस प्रकार से हैं। पहला है हिंद यमन यानी कि इंडो ग्रीक, दूसरा है शक वंश, तीसरा है कुषाण वंश। शुंग वंश के बारे में जानते हैं। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने किया था। इन्होंने बृहद्रथ, जो मौर्य काल के अंतिम शासक बृहद्रथ थे, उनका वध करके इन्होंने शुंग वंश की स्थापना किया था। ये उनके ब्राह्मण सेनापति थे। यह प्रथम ब्राह्मण राजवंश है जिसने मगध पर पहली बार प्रशासन किया। पुष्यमित्र शुंग राजा बनने के बाद भी सेनापति कहलाए। इसके शासनकाल में प्रथम यूनानी आक्रमण हुआ था। मौर्योत्तर काल में प्रथम यूनानी आक्रमण डेमेट्रियस के नेतृत्व में हुआ था, लेकिन यह केवल व्यास नदी तक आया था। यानी कि पहला यूनानी आक्रमण मौर्योत्तर काल में डेमेट्रियस ने किया था, लेकिन यह व्यास नदी के ही किनारे तक आया था। और पूर्वी भारत की विजय इसके सेनापति मिनांडर ने की थी। लेकिन पूर्वी भारत तक जो पहुंचा था और इसका सेनापति मिनांडर था, वो पहुंचा था। बौद्ध ग्रंथों में पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध द्रोही कहा जाता है। शुंग काल में संस्कृत भाषा का अत्यधिक विकास हुआ था। पुष्यमित्र शुंग का दरबारी कवि महर्षि पतंजलि थे, जो संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, जिन्होंने महाभाष्य नामक व्याकरण ग्रंथ की रचना की, जो पाणिनि की अष्टाध्यायी ग्रंथ की व्याख्या है। और प्रश्न यहाँ के बहुत बनता है दोस्तों। प्रश्न इस प्रकार से बनता है कि जो महाभाष्य के रचनाकार पतंजलि हैं, वो किसके दरबार में रहते थे? तो महाभाष्य के रचनाकार पतंजलि ये पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। शुंग काल में ही मनुस्मृति की रचना हुई थी। यानी कि मनुस्मृति की रचना किसके काल में हुई थी? तो शुंग काल में हुई थी, पुष्यमित्र शुंग के समय में। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किया था, जिसके पुरोहित पतंजलि ही थे। जब इनके दरबार में रहते थे तो उसके पुरोहित भी वही थे। पुष्यमित्र शुंग ने सांची एवं भरभूत के स्तूपों का विस्तार एवं अलंकरण करवाया था। अब देखिए, यहाँ पर विरोधाभास मिल रहा है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बौद्ध के द्रोही थे, यानी कि बौद्ध को इन्होंने संहार किया था। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है सांची और भरभूत के स्तूपों का विस्तार भी पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। बेखनगर अभिलेख में उल्लेख मिलता है कि तक्षशिला का यूनानी राजा एंटियाकिड्स ने हेलियोडोरस को अपना राजदूत बनाकर भागभद्र के दरबार में भेजा, और हेलियोडोरस यहाँ आकर के भागवत धर्म को स्वीकार कर लिया और भागवत वासुदेव के सम्मान में एक गरुड़ ध्वज की स्थापना की। बेखनगर का एक अभिलेख है, वहाँ के इसकी जानकारी मिलती है कि यूनान के एक राजा एंटियाकिड्स थे। इन्होंने हेलियोडोरस को अपना राजदूत बनाकर भागभद्र के दरबार में भेजा था। भागभद्र कौन है? तो ये शुंग वंश के ही एक राजा थे। और यहाँ आकर हेलियोडोरस जो था, जब भागभद्र के दरबार में आया तो इसने भागवत धर्म को स्वीकार कर लिया और भागवत वासुदेव के सम्मान में एक गरुड़ ध्वज की भी स्थापना किया था इसने। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। यहाँ का प्रश्न बहुत बनता है कि शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो देवभूति था। तो देवभूति का वध करके वासुदेव ने कण्व वंश की स्थापना की थी। तो हम यहाँ पे कण्व वंश के बारे में जानेंगे। कण्व वंश की स्थापना वासुदेव ने की थी, देवभूत की हत्या करके। तो कण्व वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था, और इसके अमात्य शिमुक ने इसकी हत्या करके कण्व वंश का अंत कर दिया और सातवाहन वंश की स्थापना की। तो दोस्तों, अभी तो ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि इतने मजबूत राजा नहीं होते थे, तो इनके सेनापति या इनके अमात्य लोग ही इनका वध करके वो अलग डायनेस्टी की स्थापना कर देते थे। सातवाहन की स्थापना शिमुक ने किया था, और वहाँ के इनके जिनके अमात्य थे सुशर्मा, जो कण्व वंश के थे, उनकी हत्या करके इन्होंने सातवाहन वंश की स्थापना की थी। सातवाहनों का मूल क्षेत्र महाराष्ट्र था और बाद में आंध्र प्रदेश में बस गए। तो सातवाहनों का मूल क्षेत्र क्या था? महाराष्ट्र था। बाद में ये आंध्र प्रदेश में बस गए थे, और इनकी राजधानी
राष्ट्रकूट हुआ करती थी। यहाँ के लोगों की सेवा करने के कारण इन्हें आंध्रभृत्य भी कहा गया। शिमुख की मृत्यु के बाद इसका छोटा भाई कृष्ण जिसे कान्हा कहते हैं, कान्हा भी कहा जाता है, वो शासक बना। इसके बाद कृष्ण का पुत्र सतकर्णी प्रथम शासक बना। सातकर्णी प्रथम के बारे में तो आपने बहुत सारी कहानियाँ सुनी हुई है। सातकर्णी प्रथम यह सातवाहन वंश का पहला महत्वपूर्ण शासक था। सातकर्णी प्रथम की पत्नी नागनिका का नानाघाट अभिलेख प्राप्त होता है, जिसमें सातकर्णी प्रथम की उपलब्धियां बताई गई हैं। यानी कि नानाघाट का अभिलेख किसका है? तो नानाघाट का जो अभिलेख है ये सातकर्णी प्रथम की पत्नी नागानिका का है। इसमें सबसे पहले सातकर्णी की उपलब्धियों का वर्णन किया गया था। नानाघाट अभिलेख में ही सातकर्णी प्रथम को महान विजेता व महान शासक बताया गया है। नानाघाट अभिलेख में उल्लेख मिलता है कि सातकर्णी ने इन यज्ञों के उपलब्ध में ब्राह्मणों को दृश्यदान यानी कि मुद्रा के साथ साथ भूमिदान भी दिया। यह भूमिदान का प्रथम अभिलेखी साक्ष्य है। भूमिदान का सबसे पहला अभिलेखी साक्ष्य कौन सा है? तो नानाघाट अभिलेख है। नानाघाट अभिलेख किसका है? तो सातकर्णी प्रथम की जो पत्नी नागानिका है, यहाँ पे इनका अभिलेख जो है नानाघाट अभिलेख है, और इसी में सबसे पहले भूमिदान का उल्लेख मिलता है। सातकर्णी प्रथम की मृत्यु के बाद इनकी पत्नी नागानिका ने अपने अल्पवयस्क पुत्र शक्तिश्री व वेदश्री के नाम से शासन किया। यानी कि सातकर्णी की प्रथम जो थे इनकी मृत्यु हो गई, तो इनकी जो पत्नी थी नागनिका, इन्होंने अपने अल्पवयस्क पुत्र शक्तिश्री व वेदश्री के नाम से शासन किया था। यह प्रथम भारतीय महिला शासिका के रूप में कार्य किया। तो सबसे पहले अगर प्राचीन भारत के इतिहास में पूछेंगे, वैसे तो हम मेडिवल या मध्यकालीन इतिहास के बारे में जानते हैं कि रजिया ऐसी पहली शासिका थी, ऐसी महिला थी जिन्होंने शासिका बनी थी दिल्ली की डायनेस्टी में, और वह गुलाम वंश की थी। लेकिन उससे पहले भी अगर प्राचीन भारत के इतिहास में पूछेंगे तो सबसे पहले कौन की महिला भारत की शासिका बनी थी? तो सातकर्णी प्रथम की पत्नी नागनिका थी। हाल इस अंधकार युग में 17 राजा मिले, जिसमें राजा हाल थे। यानी कि जो मौर्योत्तर का काल है, इसमें कोई विशेष राजा नहीं हुए थे, इसीलिए इसको अंधकार का युग कहा जाता था। इसमें 17 राजा हुए, जिनमें राजा हाल थे। राजा हाल के बारे में जानते हैं क्या था इनके बारे में? पुराणों में बताया गया है कि राजा हाल एक विद्वान राजा था, जिसने प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना की। पुराणों में कहा गया है कि जो राजा हाल थे ये एक बुद्धिमान राजा थे। इन्होंने प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती की रचना की। तो यहाँ का प्रश्न ये बन सकता है दोस्तों, सबसे पहले तो ऐसा प्रश्न बन सकता है कि गाथा सप्तशती की रचना किस भाषा में हुई? तो गाथा सप्तशती की रचना प्राकृत भाषा में हुई। तो इसकी रचना किसने की थी? तो पुराणों के अनुसार इसकी रचना प्राकृत भाषा में राजा हाल ने स्वयं की थी। गौतमी पुत्र सातकर्णी, इसके आगमन से सातवाहनों का अंधकार का युग समाप्त हो गया हुआ। यानी कि जब गौतमी पुत्र सातकर्णी आए, शासक बने थे, तो सातवाहनों का अंधकार का युग समाप्त हुआ। जब क्यों हुआ, कैसे हुआ, आप जानेंगे। शकों के छहरात वंश के राजा नहपान से गौतमी पुत्र सातकर्णी का भीषण संग्राम हुआ। इस युद्ध में नहपान पराजित हुआ और मारा गया। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने नहपान के राज्य को अपने राज्य में मिला लिया। इसीलिए इसे छहरात वंश का विनाशक भी कहा जाता है और सातवाहन वंश की प्रतिष्ठा भी स्थापित की। यानी कि जो गौतमी पुत्र सातकर्णी थे, इन्होंने छहरात वंश के जो राजा थे नहपान, उनको हरा दिया और उनको जान से भी मार दिया। और इन्होंने नहपान के राज्य को अपने, यानी कि नहपान का राज्य जो छहरात वंश था, उसको अपने राज्य में मिला लिया और इसके सातवाहन वंश की प्रतिष्ठा स्थापित हुई और छहरात वंश का अंत हो गया। बाल श्री गौतमी के नासिक अभिलेख में उल्लेख मिलता है कि इसके विजयी घोड़ों ने तीनों समुद्रों का पानी पिया और इसकी विजय पताका अपराजेय थी। यानी कि कहने का मतलब है सीधे सीधे कि बाल श्री गौतम का एक अभिलेख था, जिसको नासिक अभिलेख के नाम से जाना जाता है। यहाँ का प्रश्न भी बनता है बहुत ज़्यादा कि नासिक अभिलेख किसका है? तो नासिक अभिलेख बाल श्री गौतमी का है। तो इसमें क्या उल्लेख मिलता है हमें? इसमें ये उल्लेख मिलता है कि जो गौतमी पुत्र सातकर्णी थे, इनके घोड़े ने 3 समुद्रों का पानी पिया था। यानी कि इनका शासन, कहने का इनडायरेक्ट रूप से कह रहे हैं, अप्रत्यक्ष रूप से, कि इनका शासन 3 समुद्रों तक फैला हुआ था और 3 समुद्रों तक इन्होंने अपने विजय पताका फहराई थी। वशिष्ठी पुत्र पुलवामी, इसने
इसके बारे में जानेंगे अब हम यहाँ पर। इसने दक्षिणा पथेश्वर की उपाधि धारण की। प्रश्न बनता है यहाँ से, तो बहुत ज़्यादा प्रश्न बनता है कि दक्षिणा पथेश्वर की उपाधि किसने धारण की। तो वशिष्ठिपुत्र जो पुलवामी थे, इन्होंने वह दक्षिणा पथेश्वर की उपाधि धारण की थी। वशिष्ठिपुत्र पुलवामी ने नवनगर नामक नगर बसाने के उपलक्ष्य में नवनगर स्वामी की उपाधि धारण की। तो ये जो पुलवामी थे, ये दक्षिणा पथेश्वर की उपाधि धारण की थी और नवनगर स्वामी की उपाधि धारण की थी। तो दक्षिणा पथेश्वर की उपाधि तो इसीलिए धारण की थी क्योंकि ये दक्षिण के पथ प्रदर्शक थे, और नवनगर स्वामी की उपाधि इन्होंने इसीलिए धारण की कि इन्होंने नवनगर की स्थापना की थी। नवनगर नामक एक नगर की स्थापना की थी इन्होंने। इसने अमरावती के स्तूप का आकार वर्धन करवाया था। यानी कि ये जो वशिष्ठिपुत्र पुलवामी थे, इन्होंने अमरावती के स्तूप का आकार बढ़वाया था। यज्ञश्री सातकर्णी के बारे में जानेंगे। यज्ञश्री सातकर्णी सातवाहनों का अंतिम महत्वपूर्ण राजा था। इसने शकों को पराजित किया और पुनः अपने पूर्वजों के राज्य को प्राप्त किया। इस वंश का अंतिम शासक पुलवामी चतुर्थ था। सातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठान थी, जो इस समय व्यापार का केंद्र थी। सातवाहनों द्वारा ब्राह्मणों और बौद्धों को भूमि दान में दिया गया था। यहीं से भूमि दान की प्रवृत्ति शुरू हुई और इसने सामंतवाद को जन्म दिया। सामंतवाद का जन्म कहाँ से शुरू हुआ? तो सातवाहन से ही शुरू हुआ, जब इन्होंने बौद्धों और ब्राह्मणों को भूमि दान करना स्टार्ट किया था। सातवाहन मातृसत्तात्मक वंश था। तो सबसे पहले सातवाहन ही मातृसत्तात्मक वंश के बारे में जानकारी मिलती है सातवाहन से ही। इस वंश की महिलाएं पति के पद नाम को धारण करती थी। सातवाहन वंश के शासकों द्वारा जारी किए गए सिक्के, 4 प्रकार के सिक्के इस समय चलते थे। सबसे पहले था चांदी के सिक्के, फिर था तांबे के सिक्के, फिर था पोटीन घटिया चांदी के सिक्के। पोटीन था, पोटीन यानी कि जो घटिया चांदी के सिक्के होते थे उनको पोटीन कहा जाता था। और फीसा यानी कि फीस के सिक्के। हिंद यमन या इंडो ग्रीक शासक के बारे में जानेंगे। मौर्योत्तर काल में यूनानी भारत में बैक्टीरिया किसको कहते थे? जो हिंद कुश पर्वत के पश्चिम से आए थे उनको बैक्टीरिया कहते थे। तो काल में यूनानी बैक्टीरिया जो है पहले भारत आए थे। यूथिडेमस वंश का संस्थापक यूथिडेमस था, जो 212 ईस्वी पूर्व में बैक्टीरिया का गवर्नर था। यूथिडेमस की मृत्यु के बाद डेमेट्रियस बैक्टीरिया का शासक बना। यानी कि जब यूथिडेमस की मृत्यु हो गई तो अब डेमेट्रियस जो है बैक्टीरिया का शासक बना था। डेमेट्रियस बैक्टीरिया का पहला संप्रभुता संपन्न शासक हुआ। मौर्योत्तर काल में प्रथम यूनानी आक्रमण डेमेट्रियस के नेतृत्व में हुआ था। मिनेंडर डेमेट्रियस का सेनापति और दामाद था। बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हों से ज्ञात होता है कि मिनेंडर की राजधानी साकल थी। मिलिंद पन्हों ग्रंथ की रचना नागसेन ने की थी। मिनेंडर पहला यूनानी शासक था जो भारत में आकर बौद्ध धर्म ग्रहण किया। स्ट्राटो प्रथम मिनेंडर की मृत्यु के बाद स्ट्राटो प्रथम शासक बना था। इसकी भी मुद्राएं मथुरा से मिलती हैं। स्ट्राटो प्रथम की मुद्राएं मथुरा से मिलती हैं। इस वंश का अंतिम शासक हिप्पोस्ट्रेटस था। यूक्रेटाइडिस वंश 167 ईस्वी पूर्व में एंटियोकस चतुर्थ का सेनापति यूक्रेटाइडिस ने बैक्टीरिया में विद्रोह किया और इसने यूक्रेटाइडिस वंश की स्थापना की। यूक्रेटाइडिस की मृत्यु के बाद इसका पुत्र हेराक्लीज शासक बना। तो हेराक्लीज के बारे में जानेंगे। हेराक्लीज के समय बैक्टीरिया पर शकों का आक्रमण हुआ और अंततः पराजित हुआ। यानी कि हेराक्लीज पराजित हो गया था बैक्टीरिया से। हेराक्लीज भारत में यूक्रेटाइडिस वंश का सबसे महान शासक हुआ। बैक्टीरिया पर शकों का शासक हुआ और बैक्टीरिया पराजित हुआ था। हेराक्लीज जो है भारत में यूक्रेटाइडिस वंश का सबसे महान शासक था। एंटियाकिल्स, इसने हेलियोडोरस को अपना राजदूत बनाकर भागभद्र के दरबार में भेजा, जो भागवत धर्म का अनुयायी बना। इस वंश का अंतिम ज्ञात शासक हरम्यूंज था। यानी कि ये जो यहाँ पर हमारा धर्म था, कहाँ गया, ये जो यूक्रेटाइडिस वंश था, इसका सबसे अंतिम ज्ञात शासक जो था वो हरम्यूंज था। शक वंश के बारे में जानेंगे हम। शक मध्य एशिया के जैगजार्टिस प्रदेश के निवासी थे। चीनी ग्रंथों में इन्हें फई नाम से संबोधित किया गया है। चीनी ग्रंथों से ज्ञात होता है कि मंगोलिया में 2 खानाबदोश जातियाँ हुंगनी और यूची 176 ईस्वी पूर्व में आपस में संघर्षरत थे।
शकों के भारत आने के दो मार्ग थे। पहला था सिंधु नदी की घाटी, जिसको उत्तरी मार्ग कहते थे। दूसरा था ईरान के दक्षिणी मार्ग। तक्षशिला के शक के बारे में जानेंगे। मोग मावेज, यह भारत का प्रथम शासक था जो भारत में प्रथम शक विजेता था। इसी अभिलेख मोग अभिलेख यानी कि मोग अभिलेख में ज्ञात होता है कि मोग राजा ने मोग संवत का प्रचलन किया था। अब यहाँ पर हम क्षहरात वंश के बारे में जानेंगे। इस वंश का पहला महत्वपूर्ण शासक भूमक था। इसकी केवल मुद्राएं ही प्राप्त हुई हैं, यानी कि क्षहरात वंश की केवल मुद्राएं ही मिली हैं। और जिसके ज्ञात होता है कि इसका महत्वपूर्ण शासक जो था उसका नाम भूमक था। इसकी मुद्राओं में छपे क्षत्रप की उपाधि को संबोधित किया गया है। इसकी जो मुद्राएं थी इसमें क्षत्रप की उपाधि से संबोधित किया गया है इस राजा को, यानी कि भूमक को मुद्राओं में क्षत्रप की उपाधि से संबोधित किया गया है। इसके राज्य के अंतर्गत यानी कि भूमक के राज्य के अंतर्गत गुजरात, मालवा, महाराष्ट्र और सिंध थे। और क्षहरात वंश के राजा थे नाहपान इस वंश का सबसे महान शासक था, जिसकी मुद्राओं में इसे महाक्षत्रप की उपाधि मिलती है। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियम फी नामक ग्रंथ के उल्लेख मिलता है कि नाहपान को यूनानी भाषा में मेम्बेरस नाम से संबोधित किया गया था। ये क्षहरात वंश के थे। यानी कि ये जो रचना है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियम फी, ये ग्रंथ है, इसमें बताया गया है कि क्षहरात वंश के जो राजा नाहपान थे इनको यूनानी भाषा में मेम्बेरस नाम से बुलाया जाता था। यूनानी स्रोतों से ज्ञात होता है कि नाहपान की राजधानी मित्रनगर या नासिक थी। नाहपान भारत का प्रथम राजा था जिसने सिक्कों में 3 लिपियों के लेख का उपयोग किया था। यानी कि नाहपान ऐसा पहला राजा था भारत का जिनके सिक्कों में 3 लिपियों का उल्लेख मिलता है। यह लिपियाँ थी ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि और यूनानी लिपि। अब इसके बाद हम कारधमक वंश के बारे में जानेंगे। कारधमक वंश का संस्थापक यशोमतिक था। यशोमतिक का पुत्र चष्टन इस वंश का सबसे पहला महत्वपूर्ण शासक था। इसीलिए इसे चष्टन वंश भी कहा जाता है। कारधमक वंश को चष्टक वंश भी इसीलिए कहा जाता है कि यशोमतिक का जो पुत्र चष्टन था वो इस वंश का पहला सबसे महत्वपूर्ण शासक था। रुद्रदामन इस वंश का सबसे महान शासक था। यानी कि कारधमक वंश का सबसे महान शासक रुद्रदामन था। यह जो रुद्रदामन था वो कुछ समय तक अपने दादा चष्टन के साथ मिलकर शासन किया। इसी को द्वय राज्य शासन प्रणाली कहते हैं। यानी कि जो रुद्रदामन था इसके दादा चष्टन थे। चष्टन कारधमक वंश का सबसे पहला महान शासक था। और इसके जो पौत्र था रुद्रदामन, ये सबसे महान शासक था कारधमक वंश का। तो इसने अपने दादा चष्टन के साथ मिलकर कुछ वर्षों तक शासन किया। इसको ही द्वय राज्य शासन प्रणाली कहते हैं। रुद्रदामन की उपलब्धियों का वर्णन उसके जूनागढ़ अभिलेख में है, जो संस्कृत भाषा में लिखा गया प्रथम अभिलेख है। तो एक स्टेटमेंट के कई सारे प्रश्न बन जाते हैं। जैसे सबसे पहले प्रश्न ये बनेगा कि जूनागढ़ का अभिलेख किसका है, तो ये रुद्रदामन का है। और ये किस भाषा में लिखा गया है, ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और इसमें क्या वर्णन क्या है, इसमें कंटेंट क्या है, तो इसमें जो जूनागढ़ का अभिलेख है इसमें रुद्रदामन की उपलब्धियों का वर्णन संस्कृत भाषा में मिलता है। जूनागढ़ अभिलेख में ज्ञात होता है कि इसके समय सौराष्ट्र यानी कि गुजरात में सुदर्शन झील टूट गई थी और अपने अमात्य सुविशाख की देखरेख में इसने जीर्णोद्धार कराया था। इसमें रुद्रदामन ने अपना निजी धन खर्च किया था। यानी कि एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक लिखा गया है, पॉइंट जो जूनागढ़ अभिलेख में लिखा गया है कि सौराष्ट्र यानी कि गुजरात में एक सुदर्शन झील थी जो टूट गई थी, तो उसका जीर्णोद्धार जो करवाया था यानी कि उसके रिपेयरिंग का जो काम करवाया था वो रुद्रदामन ने अपने अमात्य सुविशाख की देखरेख में करवाया था, उसकी रिपेयरिंग का काम। और इसमें रुद्रदामन ने अपने पॉकेट मनी से उसको वहाँ पैसा खर्चा किया था। यानी कि राजकोष से धन नहीं दिया गया था, वहाँ के जो संचित निधि के वहाँ का धन नहीं दिया गया था, यह उसने अपने पास से पैसा खर्चा किया था इसको। इस वंश का सबसे अंतिम शासक रुद्रसिंह तृतीय था। लगभग 388 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय ने रुद्रसिंह तृतीय को पराजित कर शक राजवंश को गुप्त साम्राज्य में मिला लिया। इसी युद्ध के पश्चात चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है यहाँ के 2-3 प्रश्न बड़े आराम से बन जाते हैं। क्योंकि पहले ये प्रश्न पूछा जाएगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी। तो कारमधक वंश के जो राजा थे रुद्रसिंह तृतीय, इनको 388 ईस्वी में हराकर शक राज्य को गुप्त राज्य में मिला लिया था चंद्रगुप्त तृतीय ने।
इसीलिए चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी। अगला है हमारा कुफाड़ वंश। जैगजार्टिस प्रदेश में दीर्घ यूची 5 शाखाओं में विभाजित था, जिसकी एक शाखा का नाम कुए ई फुआंग थी, जिसे कुफाड़ कहा गया। भारतीय ग्रंथों में कुफाड़ों को ऋषि कहा गया है। कुफाड़ वंश का संस्थापक कुजुल कडफिसेस था, जो बैक्टीरिया को केंद्र बनाकर शासन किया था। विम कडफिसेस कुफाड़ वंश का पहला शासक था, जिसने भारतीय क्षेत्रों गांधार, पंजाब व मथुरा विजय की थी। यानी कि विम कडफिसेस जो था, ये पहला कुफाड़ वंश का शासक था जिसने भारत के क्षेत्रों को जीता था। उसमें गांधार का क्षेत्र, पंजाब का क्षेत्र और मथुरा के क्षेत्रों पर अपनी विजय प्राप्त की थी। विम कडफिसेस भारत में कुफाड़ वंश का संस्थापक था। वैसे तो कुफाड़ वंश का संस्थापक कौन था, तो कुजुल कडफिसेस था, लेकिन भारत में कुफाड़ वंश का जो संस्थापक था वो विम कडफिसेस था। इसने तांबे की मुद्रा में एक तरफ शिव, नंदी व त्रिशूल तथा दूसरी तरफ महेश्वर शब्द अंकित करवाया था। यानी कि जो विम कडफिसेस की तांबे के सिक्के थे, उसकी विशेषता यह थी कि इसमें एक तरफ शिव, नंदी और त्रिशूल छपे हुए थे और दूसरी तरफ महेश्वरा शब्द को अंकित करवाया गया था। कनिष्क, ये भी कुफाड़ वंश का शासक था। विम कडफिसेस के बाद कनिष्क शासक बना, जो इस वंश का सबसे महान शासक था, क्योंकि इसकी राजनीति और सांस्कृतिक उपलब्धियां थी। कनिष्क के राज्यारोहण की तिथि को लेकर विद्वानों में मतभेद है, लेकिन अधिकांश विद्वान द्वारा 78 ईस्वी मानते हैं। जो सबसे ज़्यादा विद्वानों का ये मानना है कि कनिष्क का शासनकाल 78 ईस्वी था। 78 ईस्वी में कनिष्क ने राज्यारोहण से एक संवत, कनिष्क संवत या शक संवत का प्रारंभ हुआ। यह संवत भारत में कैलेंडर का आधार बनी। कनिष्क की राजनीतिक उपलब्धियों के बारे में यहाँ चर्चा कर लेते हैं। कनिष्क साम्राज्यवादी विचार का शासक था। कनिष्क के समय 3 बड़े साम्राज्य चीन, पार्थिया यानी कि ईरान व रोम थे। यानी कि कनिष्क के समय में 3 बड़े साम्राज्य थे इनके समकक्ष, जिसमें पहला चीन था, दूसरा ईरान या पार्थिया था और तीसरा रोम था। चीन व पार्थिया के साथ शत्रुतापूर्ण संबंध थे, जबकि रोम के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे। यानी कि यहाँ का प्रश्न बन जाएगा कि कनिष्क के शत्रुतापूर्ण संबंध किसके साथ थे, तो चीन और पार्थिया यानी कि ईरान के साथ में चीन के शत्रुतापूर्ण संबंध थे। अगर प्रश्न पूछता है कि कनिष्क के मित्रतापूर्ण संबंध किसके साथ थे, तो रोम के साथ थे। प्रथम युद्ध। कनिष्क चीन के होन वंश के शासक होती की राजकुमारी से विवाह करना चाहता था। उसी उपलक्ष्य में कनिष्क ने चीन के शासक के पास विवाह का प्रस्ताव लेकर एक राजदूत भेजा। चीन के शासक ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और कनिष्क के राजदूत को बंदी बना लिया। इसी घटना से कनिष्क ने चीन पर आक्रमण कर दिया। चीनी सेना के शक्तिशाली सेनापति पान चाओ ने कनिष्क को पराजित कर दिया। कुछ दिनों बाद पान चाओ की मृत्यु हो गई। कनिष्क दोबारा पुनः चीन पर आक्रमण कर चीनी सेना को पराजित करके 5 क्षेत्र चीनियों से छीन लिया था। तो कनिष्क ने चीनियों के जो 5 क्षेत्र छीना था, वो क्षेत्र थे चीनी तुर्किस्तान के नाम से जाना जाता था उनको। ये क्षेत्र थे काफगर, यारकंद, खोतान, करा और कूची, जिसको चीनी तुर्किस्तान के नाम से जाना जाता था। द्वितीय युद्ध। कनिष्क का जो दूसरा युद्ध था पार्थिया यानी कि ईरान का पूर्वी क्षेत्र एरियाना प्रदेश में कनिष्क का अधिकार था। पार्थिया का राजा एरियान प्रदेश को प्राप्त करना चाहता था। इसके परिणाम स्वरूप युद्ध हुआ। इस युद्ध में कनिष्क ने पार्थिया के राजा को पराजित कर एरियाना शब्द पर कब्जा बनाए रखा। कनिष्क ने पूर्वी भारत को जीतकर अपने साम्राज्य में विलय कर लिया। यानी कि कनिष्क जो था ये पूर्वी भारत को भी जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था। कनिष्क का एक अभिलेख सारनाथ से मिलता है। कनिष्क की मुद्राएं पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल से मिलती हैं। कल्हड़ की राज तरंगिणी में उल्लेख मिलता है कि कनिष्क ने कश्मीर में कनिष्कपुर नामक नगर बसाया था। यानी कि जो कल्हड़ ने राज तरंगिणी की रचना की थी, उसमें उल्लेख किया था कि कनिष्क ने कश्मीर में एक कनिष्कपुर नामक नगर की स्थापना किया था। इससे स्पष्ट होता है कि इसने उत्तर भारत की विजय की थी। कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीत के आयोजन कुंडलवन कश्मीर में आयोजित हुई। कनिष्क ने एक बड़े साम्राज्य का निर्माण किया। इसकी प्रथम राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी और दूसरी राजधानी मथुरा थी। यानी कि कनिष्क की 2 राजधानियाँ थी, पहली थी पेशावर या पुरुषपुर, दूसरी राजधानी मथुरा थी। कनिष्क की सांस्कृतिक उपलब्धियाँ। धर्म। कनिष्क का काल धार्मिक समन्वय का काल था। इसी के समय मौर्य धर्म की चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ।
जिसमें कनिष्क ने हीनयान एवं महायान दोनों को महत्व दिया था। यानी कि जो बौद्ध संगीति थी, चौथी बौद्ध संगीति थी, कनिष्क के समय में कुंडल वन में हुई थी, और इसमें कनिष्क ने दोनों को बराबर का, पहली शताब्दी में हुई थी, बराबर का महत्व दिया था, हीनयान और महायान दोनों को। कनिष्क ने मध्य एशिया, चीन में बौद्ध धर्म के प्रचारक मंडल भेजे थे। साहित्य, कनिष्क का राज्य कवि अपघोष था, जो एक महान दार्शनिक एवं महान कवि था, जिसने बुद्ध चरित व सौंदर्यानंद की रचना की थी। यहाँ के प्रश्न बहुत बनता है, और फारपुत्र प्रकरण नामक ग्रंथ की भी रचना अपघोष ने किया था। ये का पहला प्रश्न यहाँ के बनता है कि अपघोष किसके दरबारी कवि थे। तो अपघोष कनिष्क के राज कवि थे, और ये जो चौथी बौद्ध संगीत थी इसके उप पुरोहित भी थे, और इन्होंने दो रचनाओं, ये बुद्ध चरित और सौंदर्यानंद की भी रचना की थी, और एक महाकाव्य फारपुत्र प्रकरण नामक ग्रंथ भी इन्होंने ही लिखा था अपघोष ने। बुद्ध चरित को बौद्धों की रामायण कहा जाता है। नागार्जुन एक बौद्ध आचार्य थे जिन्होंने शून्यवाद दर्शन का प्रतिपादन किया था। इन्हें भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है, यानी कि नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। वसुमित्र भी एक बौद्ध आचार्य थे, इन्होंने महाविभाषा शास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की थी। चरक एक आयुर्वेदाचार्य थे, जिन्होंने चरक संहिता चिकित्सीय ग्रंथ की रचना की थी। ये सारे चाहे वसुमित्र हैं, इन्होंने महाविभाषा शास्त्र की रचना की थी। ये भी कनिष्क के दरबार में रहते थे। नागार्जुन थे, ये शून्यवाद के प्रवर्तक थे, शून्यवाद दर्शन के। इनको भारत का आइंस्टीन कहा जाता था, ये भी कनिष्क के ही दरबार में रहते थे। चरक, ये जो कि एक आयुर्वेद के जानकार थे, ये इन्होंने चरक संहिता की रचना की थी, एक चिकित्सीय ग्रंथ था, ये भी कनिष्क के दरबार में रहते थे। स्थापत्य कला, कनिष्क ने पुरुषपुर और कनिष्कपुर नामक नगर बसाया था। इसने यानी कि कनिष्क ने पुरुषपुर में 13 मंजिला ऊंची, यानी कि 400 फीट 13 मंजिला ऊंची, जो 400 फीट जिसकी ऊंचाई थी, मीनार या टावर का निर्माण करवाया था। मूर्ति कला, गांधार शैली, इस शैली का विकास गांधार प्रदेश में हुआ। इसमें शैली यूनानी है लेकिन विषय भारतीय है। गांधार शैली में, इसमें शैली तो यूनानी है लेकिन जो इसका सब्जेक्ट हुआ करता था वो भारतीय था। ये गांधार प्रदेश में था। इस शैली से बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण किया गया था, यानी कि गांधार शैली से बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण किया गया था। इस कला की मूर्तियाँ फ्लेटी चूना पत्थर से निर्मित होती थी। दूसरा है हमारा मथुरा शैली। इस शैली का विकास मथुरा के आसपास के क्षेत्रों में हुआ। यह शैली शुद्ध भारतीय कला की शैली थी। जैसे गांधार शैली और मथुरा शैली में पूछा जाएगा कि शुद्ध भारतीय कला शैली कौन थी और गांधार शैली और भारतीय कला का मिक्सअप क्या था, तो गांधार शैली और भारतीय कला का मिक्सअप जो था वो हमारा गांधार शैली थी। शुद्ध भारतीय कला शैली थी मथुरा शैली। कनिष्क के उत्तराधिकारी, कनिष्क के पश्चात इसका उत्तराधिकारी वशिष्ठ की पहचान जुष्क राजा से की जाती है, यानी कि कनिष्क के पश्चात जो कनिष्क का उत्तराधिकारी था वशिष्ठ, उसको जुष्क राजा के नाम से भी जाना जाता था। अब हम इस मौर्योत्तर काल के महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर तक्षशिला के यूनानी शासक एंटियाकिड्स ने हेलियोडोरस को अपना राजदूत बनाकर भागभद्र के दरबार में बेसनगर भेजा था। यह हेलियोडोरस भागवत धर्म का अनुयायी बन गया। इसकी जानकारी हमें बेसनगर अभिलेख से मिलती है। मौर्योत्तर काल में विदेशी शासक वर्ग को भारतीय समाज में द्वितीय श्रेणी के क्षत्रिय के रूप में शामिल किया गया। यूनानी शासक स्ट्राटो द्वितीय ने शीशे के सिक्के जारी किए थे। तो शीशे के सिक्के कौन जारी किया था सबसे पहले, तो यूनान के शासक स्ट्राटो द्वितीय थे, इन्होंने सबसे पहले शीशे के सिक्के जारी किए थे। शक शासक नहपान, यानी कि एक शक शासक जो थे वो नहपान थे। इनके सिक्कों पर 3 लिपियों में लेख मिलता है। ये लिपियाँ थी ब्राह्मी, खरोष्टी और यूनानी लिपि। पहला वंश के शासक गोंडो फर्नीज के शासनकाल में ईसाई प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था, लेकिन यहाँ इसकी मद्रास के निकट हत्या कर दी गई थी सेंट थॉमस की। कुफाड़ों ने सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे। कुफाड़ शासक विम कैडफिशस ने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए किया था, यानी कि नियमित रूप से सोने के सिक्के कौन चलाया था भारत में, तो विम कैडफिशस थे। हिंद यमन शासक स्ट्रैटो द्वितीय, ये 25 ईस्वी पूर्व से 10 ईस्वी पूर्व तक इनका शासन था। इन्होंने शीशे के सिक्के जारी किए थे स्ट्रैटो द्वितीय ने। ये हिंद यमन शासक थे। कलिंग के चेद वंश के राजा खारवेल जैन धर्म के संरक्षक थे। इसके हाथी गुम्फा अभिलेख से इसके जैन होने एवं संरक्षण देने का प्रमाण मिलता है। कुफाड़ शासक कनिष्क की मुद्राओं में
बुद्ध का अंकन मिलता है। इसके पता चलता है कि यह महायान संप्रदाय का अनुयायी था, यानी कि कनिष्क की जो मुद्राएं थी उसमें बुद्ध का अंकन मिलता है, जिससे हमें ज्ञात होता है कि ये महायान संप्रदाय के अनुयायी थे जो कनिष्क थे। यद्यपि यह हीनयान एवं महायान दोनों को संरक्षण दिए थे। अफगानिस्तान में स्थित बामियान की पहाड़ियों को काटकर बड़ी संख्या में बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई गई थी, लेकिन तालिबानियों ने इन प्रतिमाओं को नष्ट कर दिया। विक्रम संवत की शुरुआत 57 ईस्वी पूर्व में हुई थी, जबकि शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी पूर्व में हुआ था 78 ईस्वी में हुआ था। अतः दोनों के बीच अंतर निकालने के लिए 57 एवं 78 को जोड़कर 135 ईस्वी प्राप्त होता है उत्तर। यानी कि यहाँ का प्रश्न तो बहुत ज़्यादा बनता है कि शक संवत की शुरुआत कब हुई थी, तो 78 ईस्वी में हुई थी। विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी, तो 57 ईस्वी पूर्व में हुई थी। और यूपीएससी के प्री में भी यहाँ का प्रश्न कई बार बना है कि शक संवत और विक्रम संवत के बीच का गैप कितना था, तो 135 वर्ष होता है। कई लोग इसको माइनस कर देते हैं तो उनका गलत आंसर आ जाता है। तो दोस्तों आज का डिस्कशन हम यहीं पर समाप्त करेंगे। कल फिर मिलेंगे एक ही चैनल पर नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप वीडियो को देखिए, एंजॉय करिए, नोट बनाइए, और वीडियो को लेकर आपका कोई भी सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल पसंद आए तो वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। कल फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।